नमस्कार, आप सभी को नमस्कार, आदाब। डॉक्टर फिरोज खान जी, अगर आप सुन पा रहे हैं तो कुछ साथी और आ जाएं, इसके बाद बातचीत हम शुरू करते हैं। अनिल पांडे जी नमस्कार। कमलेश कुमार हैं, ब्रिजेश यादव हैं, अकरम साहब हैं, आदाब। मनीष कुमार हैं, आपको भी नमस्कार। सीपी श्रीवास्तव जी नमस्कार करता हूं। मनमीत कौर जी, आपको भी नमस्कार। डॉक्टर फिरोज खान साहब, दोस्तों एक बार फिर आप सबको नमस्कार और आदाब। मैं बहुत ही धन्यवाद ज्ञापित करता हूं वांग्मय पत्रिका का, विकास प्रकाशन कानपुर का, डॉक्टर फिरोज खान साहब का, जिन्होंने इस आयोजन को संभव किया, और अपने मित्र डॉक्टर आनंद शुक्ल जी का, जिन्होंने इस बातचीत के लिए मुझसे कहा। आज इस बातचीत के लिए हम सब लोग एक साथ यहाँ लाइव हैं। आप सभी जानते हैं कि जो दौर चल रहा है, जो समय चल रहा है, इस समय यही एक माध्यम है जिस माध्यम से हम बातचीत कर सकते हैं, आपसी संवाद कर सकते हैं। ये जो व्याख्यान माला शुरू की गई है और जो विषय रखा गया है वो बहुत मौजू इसलिए है कि आज इन विषयों पर बातचीत बहुत कम होती है। ये जो दौर है, ये दौर मुश्किल दौर है, राजनीति के लिए, समाज के लिए, एकेडमिक्स के लिए और हाशिए के उस समाज के लिए जो अपने जीवन के लिए संघर्ष कर रहा है और जो हमारी मिली जुली संस्कृति, गंगा जमुनी संस्कृति का अनिवार्य हिस्सा है। सवाल ये है कि हम इस विषय पर बातचीत क्यों करें या क्यों होनी चाहिए, इसकी कितनी हमें ज़रूरत है, क्या हमारी विरासत है, विरासत के मायने क्या हैं, वो विरासत हम लोगों को कैसे हासिल हुई है, उसमें किन लोगों का योगदान है और उस विरासत को हम कितना संभाल पा रहे हैं।
ये कुछ ज़रूरी सवाल हैं जो हमारे सामने हैं और ये सवाल बार बार हमसे मुखातिब होते हैं, हमारे सामने आते हैं और इनके उत्तर हमें खोजने होते हैं। जब उत्तर खोजने की कोशिश करते हैं तब अनेक तरह की परेशानियां दरपेश आती हैं और ये जो संस्कृति जिसको हम कंपोजिट कल्चर कहते हैं, जिसको साझा संस्कृति कहते हैं, साझी संस्कृति कहते हैं, उसकी एक लंबी परंपरा हमारे बीच है। क्योंकि संस्कृति एक व्यापक अवधारणा है, जीवन जीने की पद्धति से परे जीवन को बदलने की पद्धति का अनिवार्य हिस्सा हमारी संस्कृति है। और इसलिए हम बहुत दूर नज़र डालें और प्राचीन दौर से नज़र डालें, जब से ये भारतीय संस्कृति हमारे बीच में है, तो हम ये देखते हैं कि ये एक ऐसी वर्णवादी व्यवस्था को लेकर आई थी, एक पद्धति को लेकर आई थी, जिस पद्धति को लेकर के बहुत पहले बौद्ध और जैन जो दो संस्कृतियां आईं, जो दो धर्म आए, उन्होंने जीवन जीने की कुछ नई पद्धतियां विकसित की और आईं। इसलिए भारत के अंदर और भारत के बाहर, हिंदुस्तान में और हिंदुस्तान के बाहर, जैन और बौद्ध धर्म ने और संस्कृति ने एक नई जीवन पद्धतियों को जन्म दिया। इसलिए बौद्ध जैन चिंतन से शुरू हुई ये अवधारणा इस्लाम, ईसाईयत, आस्तिक, नास्तिक, शैव, वैष्णव, उत्तरी, दक्षिणी, हिंदी, तमिल, नगरीय, ग्रामीण, आदिवासी, पुरुष और महिला, पता नहीं कितने रूपों में, कितने खंडों में, अलग अलग रूपों में झलकती है। और हम पता नहीं कब किसी स्वार्थवश या राजनीति में आकर इसको हम और वे के रूप में बदलने लगते हैं, बदल देते हैं और तनाव और संघर्ष का एक हिस्सा बन जाते हैं, उन्माद का एक हिस्सा बन जाते हैं। और इसी दौर में, इसी समय हम धर्मनिरपेक्षता की एक गलत व्याख्या करने लगते हैं। राष्ट्र और राज्य की भूमिकाएं संदिग्ध होने लगती हैं और संस्कृति के प्रति, एक खास संस्कृति के प्रति, कुछ खास समुदायों के प्रति हिंसा का स्वभाव हमारा बनने लगता है और सांस्कृतिक वर्चस्व और कट्टरता के रास्ते हमारी पहचान धार्मिक अस्मिता तक रिड्यूस कर दी जाती है और एक पहचान हमारी धार्मिक अस्मिता की हो जाती है और उस पहचान में हम तिरोहित होने लगते हैं। बहुलता और विविधता से उत्पन्न ये साझा सांस्कृतिक जो विरासत है, इसका कोई विकल्प हमारे पास नहीं है, ना हम खोज पाए हैं। ये वैविध्य जो दुनिया में अनमोल है, जो सिर्फ भारत के पास है, एशियाई देशों के पास है, दक्षिण एशियाई देशों के पास है, ये बहुत अमूल्य है और ये हमको बड़े संघर्ष के बाद हासिल हो पाया है। इसलिए उन्माद, कट्टरता के खिलाफ संयुक्त संघर्ष की मशाल जलाए रखना, इस तरह की बातचीत करते रहना, इस तरह के आयोजनों को करते रहना, ये एक अच्छी बात है। और अगर वाङ्मय पत्रिका ने और विकास प्रकाशन ने इसको संभव किया है, ये बहुत खुशी की बात है। सवाल ये है कि ये साझी विरासत है क्या, उसे बचाना क्यों जरूरी है, हमारी साझी विरासत के रिसोर्सेज क्या हैं और जो आज खतरे में पड़ गई है और खतरे में किन लोगों ने डाला है इसको। ये कुछ बातें हैं जो सिलसिलेवार ढंग से हम करेंगे और इस साझी विरासत की, संस्कृति की
पहचान हम कैसे करेंगे। और इसकी पहचान का जो पहला उदाहरण है, जो हमारा आज बातचीत का सब्जेक्ट ही है, वो है स्वाधीनता आंदोलन, आज़ादी का संघर्ष और साझी विरासत। ये जो जंगे आज़ादी है, इस जंगे आज़ादी को हमने मिलजुल कर लड़ा, जिसमें सभी धर्म थे, जातियां थीं, नस्ल थे, वर्ग थे, सभी लोग शामिल थे। और इस जंगे आज़ादी में हमारी एक साझा विरासत उभर कर सामने आई और हमने जाना कि इसे हम भूल रहे हैं, और भूलना 3 कारणों से हो रहा है। आज जो ये कंपोजिट कल्चर की रिवायत कमज़ोर हो रही है, उसके कारणों को अगर हम चिन्हित करना चाहें तो इसमें सबसे पहला कारण ये है कि इस विचार का जोर पकड़ना कि विदेशी धर्मों से छुटकारा पाना है और उनसे हमें दूर होना है, यानी हम और वे के रूप में हम देखना शुरू कर देते हैं एक समुदाय को। और इस तरह से हम ये विचार हावी होने लगता है और प्रसारित होने लगता है कि विदेशी धर्म, जो बाहर के धर्म हैं, उनसे हमारा कोई रिश्ता नहीं होना चाहिए, और रिश्ता अगर होना भी चाहिए तो हमारी शर्तों पर होना चाहिए। दूसरा जो कारण है कि हम जो जंगे आज़ादी के मूल्य थे, जो हमने अर्जित किए थे, संघर्ष से अर्जित किए थे, साझे संघर्ष से अर्जित किए थे, उन्हें हम बहुत अच्छे से संभाल नहीं पाए। संभालने की कोशिश तो की, मगर जिस पार्टी को, जो पार्टी और जो नेता सत्ता में आए और जिस तरह के प्रयास होने चाहिए थे, इसको प्रसारित करने में वो लोग, वो पार्टी विफल रही और उसकी अनदेखी की जो हमारा साझा संघर्ष था, साझी विरासत थी। और उसका कारण ये हुआ कि इस देश में आपातकाल जैसी स्थितियां बनी और वो सारे मूल्य, लोकतांत्रिक मूल्य जो हमने अर्जित किए थे, मनुष्य को गरिमा प्रदान करने के मूल्य, आज़ादी का मूल्य और अपनी बात को अभिव्यक्ति का मूल्य, अपने को अभिव्यक्त करने का जो मौका था, उन मौक़ों को हमने खोते हुए पाया और जंगे आज़ादी के मूल्यों को, साझी विरासत के मूल्यों को नुकसान हुआ। तीसरी बात ये हुई कि जब जब हम साझी विरासत की बात करते हैं या इस तरह की बात आती है, तो उसमें अनिवार्य रूप से हम देखते हैं कि विभाजन के सदमे को बार बार चर्चा में लाया जाता है। यानी जंगे आज़ादी की अनिवार्य परिणति को हम विभाजन को मान लेते हैं, और जो हमें आज़ादी मिली, जिस शोषण से हम मुक्त हुए, जिस राजनीतिक आज़ादी को पा करके हमने ये समझा और ये प्रण किया कि आगे हम सामाजिक आर्थिक आज़ादी हासिल करेंगे और एक गैर बराबरी के समाज को बराबरी के समाज में तब्दील करेंगे, ये हमारा एक सपना था, ये हमारा स्वप्न था, ये हमारा ख्वाब था। और किसी भी समाज का, किसी भी देश का, किसी भी संस्कृति का एक सपना होता है, एक ख्वाब होता है। आज़ादी के बाद उसको हम लेके चले, मगर जब भी इस तरह की बात होती है तो उसमें ये अनिवार्य रूप से शामिल कर दिया जाता है कि ये विभाजन की त्रासदी और बंटवारे को ले आया जाता है, और कुछ ऐसी स्मृतियों को बार बार लाया जाता है जो बहुत कटु हैं और जो हमें भूल जाना चाहिए, और उसकी जगह हमें करुणा, प्रेम, मोहब्बत, मानवता की बात करना चाहिए, आपसी मेलजोल की बात करनी चाहिए। वो हम नहीं कर पाते। वस्तुतः अगर हम जंगे आज़ादी के दौर को देखें तो उसमें एक एलीट क्लास था, एक ऐसा प्रभुत्वशाली वर्ग था जो ये मानता था कि हिंदू और मुस्लिम साथ साथ नहीं रह सकते, और इस मानने के कारण ये स्थितियां लगातार तेज होती गईं और आज़ादी के मुहाने पर पहुंचकर हम विभाजित हो गए, अलग अलग हो गए। और ये एक खास वर्ग की समझ थी, उनका कहना था। मगर जो कंपोजिट कल्चर है,
जो हमारी साझी करेंगे। आप सभी जानते हैं कि ये संस्कृति सिर्फ जंगे आज़ादी के दौर में नहीं बनी, इसकी एक लंबी परंपरा है और उस परंपरा की बातचीत भी हम करेंगे कि कैसे अनेक समुदायों ने इस देश में अपने अपने विविधता बहुलता के साथ एक साथ रहना सीखा, अपनी भाषाओं को जन्म दिया, उनको बोलना सीखा, बरतना सीखा, उसमें साहित्य रचा, किस तरह से उन्होंने अपनी बोली भाषा के अलावा अपने खान पान आचार विचार और संस्कृति को एक दूसरे के नज़दीक लाए। और ये एक दिन में संभव नहीं हुआ, इसमें लंबा समय लगा। इसलिए कुछ चीज़ें हैं जिन्होंने इस कंपोजिट कल्चर को, इस साझी संस्कृति को बनाने में मदद की। इसमें सबसे पहले तो सूफी संतों का बहुत बड़ा योगदान रहा हमारे यहाँ। और हम देखते हैं कि जो दरगाह और जो मज़ार हैं वो आज भी इस बात की गवाह हैं कि वहाँ प्रत्येक समुदाय का व्यक्ति जाना चाहता है और वो जाता भी है। इस तरह की दरगाह जो हैं उसमें हम देख सकते हैं कि जहाँ वर्ण व्यवस्था जैसी कोई चीज़ नहीं है, कोई पाबंदी नहीं है, कोई भी व्यक्ति जा सकता है और वहाँ अपनी मिन्नतें कर सकता है, अपनी पूजा कर सकता है। मगर इसमें ये हुआ कि सूफी संतों के यहाँ एक साहित्य, एक संगीत और एक ऐसी कुछ रिवायतें आईं जिससे कि जो हमारे यहाँ वर्ण व्यवस्था से पीड़ित लोग थे, अछूत जातियाँ थीं, वो एकत्र हुईं और इन दरगाहों के मज़ारों के माध्यम से उनका आपस में मेल जेल शुरू हुआ। इनमें अगर मैं कुछ नाम लेना चाहूँ तो उनमें बाबा फरीद, निजामुद्दीन औलिया, अमीर खुसरो, कबीर, गुरु नानक, बुल्ले शाह, जायसी, रसखान, दादू दयाल, रहीम, गालिब, मीर, अकबर इलाहाबादी, नज़ीर अकबराबादी, प्रेमचंद, हाली, ये और इसके पहले हम देखते हैं जैसा मैंने कहा कि गुरु नानक, कबीर पंथ, नाथ पंथ, इनका बड़ा योगदान रहा है इस साझा संस्कृत को बनाने में और इसको सृजित करने में। आपको एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि 6ठी सदी में एक नाथ योगी थे जिनका नाम रतन लाल था। ये योगी मक्का और मदीना गए, वहाँ मोहम्मद साहब से मिले, लौट के हिंदुस्तान आए और हिंदुस्तान आने के बाद आप देखिए कि ये जो जोगी की परंपरा थी उसमें किस तरह से बहुत सारी अछूत जातियाँ, मुसलमान और ये सब सम्मिलित हुए और एक परंपरा ये चली। गुरु नानक के बारे में हम सभी जानते हैं और उन्होंने कहा भी है कि एक नूर से सब जग उपजा, कौन भले कौन मंदे। तो ये एक परंपरा थी, ये एक ऐसी परंपरा थी जिसमें बहुत लोगों का योगदान था और लगातार वो इसको मजबूत कर रहे थे और ये परंपरा हमें हासिल हुई। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे राजा हुए, बादशाह हुए जिन्होंने इसको आगे ले जाने में हमारी मदद की। इस कंपोजिट कल्चर को, इस साझी विरासत को, संस्कृत को बनाने में उन बादशाहों ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। उनमें सबसे पहले नाम अगर हम बाबर का लेना चाहें तो ले सकते हैं और बाबर की जो वसीयत है अपने बेटे हुमायूं के नाम, उसको मैं पढ़ना चाहूँगा जिससे ये समझ में आए कि हम जो प्रचारित है, जो बहुप्रचारित है, ठीक उसके उलट स्थितियाँ क्या हैं। क्योंकि हम जानते हैं कि जो सच है, जो सत्य है, वो अब नहीं हमारे सामने लाया जाता है और अनेक तरह से ऐसी स्थितियां निर्मित की जाती हैं कि हम सच से दूर रहें और झूठ का कारोबार जो चल रहा है वो अनवरत चलता रहे और ये समाज, ये संस्कृति, हमारी जो साझी विरासत है वो खंड खंड रहे, विभाजित रहे, जिससे राजनीति करने वाले लोग वो अपनी
बातों में सफल हो जाएं। बाबर ने जब वसीयत लिखी हुमायूं के नाम, तो वो लिखते, बेटा इस हिंदुस्तान में बहुत से धर्म हैं, यहाँ अपनी बादशाहत के लिए हम अल्लाह के शुक्रगुजार हैं। हमें अपने दिल से सभी तरह के भेदभाव को मिटा देना चाहिए और हर एक समुदाय को उसके रिवाजों के अनुसार न्याय देना चाहिए। इस देश के लोगों को जीतने के लिए गौ हत्या से बचो और प्रशासन में लोगों को शामिल करो। हमारे राज्य की सीमाओं में स्थित इबादत की जगहों और मंदिरों को नुकसान ना पहुंचाओ। शासन का ऐसा तरीका ढूंढो जिससे लोग हुकूमत से खुश रहें और बादशाह से लोग खुश हों। इस्लाम अच्छे कार्यों द्वारा फैल सकता है, दहशत से नहीं। शिया और सुन्नी के भेदों की उपेक्षा करो, क्योंकि ये इस्लाम की कमजोरी है। विभिन्न रिवाजों को अपनाने वाले लोगों को एकजुट करके रखो ताकि इस बादशाहत का कोई हिस्सा बीमार ना हो। ये राष्ट्रीय संग्रहालय में जो मूर्ति है उसका रूपांतरण है और ये भारत में राज्य के धर्मनिरपेक्ष होने की एक ऐसी वसीयत है जिसको बार बार हमें अपने ध्यान में लाना चाहिए और इसको लोगों के सामने रखना चाहिए। तो बाबर की परंपरा, जिसको अनेक तरीकों से आज याद किया जा रहा है, वो बाबर अपने बेटे को इस तरह की वसीयत सौंप के जाता है, इस तरह की विरासत सौंप के जाता है और वो कहता है कि सभी धर्मों का, इबादत गाहों का और जितने भी आस पड़ोस के लोग हैं सबको अपने कामकाज में, अपने राज चलाने में शामिल करो। ये एक उदार बाबर है, ये एक सहिष्णु बाबर है जो सबको साथ लेकर चलने की बात करता है। इसलिए हम देखते हैं कि हुमायूं को जब शेरशाह सूरी परेशान करता है और यहाँ से हुमायूं जाता है, तो उसको बचाने वाला, शेरशाह सूरी से बचाने वाला वो एक हिंदू है और मेवाड़ की रानी उस हुमायूं को राखी भेजती है। ये एक ऐसा उदाहरण है जिसको बार बार हम याद करना चाहते हैं और एक साझी विरासत के रूप में इसको सहेजना चाहते हैं। अकबर जो है, आप सभी जानते हैं कि हुमायूं जब जा रहे थे तो रास्ते में अपनी पत्नी को छोड़ते हैं वो, और वो छोड़ते हैं अमरकोट के राजा के पास। ये हिंदू राजा हैं और हिंदू राजा के घर में रह कर के तीसरे दिन अकबर पैदा होते हैं और ये अकबर हैं जो सभी धर्मों की शिक्षा लेते हैं, धर्मों की कट्टरता को नकारते हैं और इसके साथ साथ वो एक ऐसे धर्म की कल्पना करते हैं जो सबके लिए सही हो और सबके लिए उसको मानना सरल हो। अकबर के फतेहपुर सीकरी का जो इबादत खाना है उसे हमें देखना चाहिए और उसमें देखना चाहिए कि सभी धर्मों के महापुरुष वहां आकर उपदेश देते थे। हिंदू धर्माचार्यों को सुनकर अकबर पुनर्जन्म की जो अवधारणा थी उसको स्वीकार करने लगे थे। हर विजय सूर्य नाम के जैन मुनि के प्रभाव में आकर विशेष दिनों में जो जीव हत्या थी उसको उन्होंने बंद करा दिया था। मुनि सिद्धांत चंद्र जैन जो थे, जैनियों के लिए कई तरह की रियायतें जारी की थीं और जैन तीर्थों पर कर लगाना बंद कर दिया था। यानी जो धर्म उस समय प्रचलित थे उनको लेकर के अकबर एक उदार मन से काम करते हैं। एक जो पारसी विद्वान थे दस्तूर महदजी राणा,
उनके प्रभाव में आकर अकबर ने सूर्य और अग्नि की उपासना शुरू कर दी थी, पूजा शुरू कर दी थी। यानी अकबर को जो ये लगा कि हमारे समाज के हित में, हमारे राज्य के हित में है, उसको वो स्वीकार करते हैं। गोवा में ईसाई विद्वानों से वो मिलते हैं, आमंत्रित करते हैं और दीन इलाही जैसे धर्म का प्रचलन भी करते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि अकबर एक ऐसे सम्राट हुए, एक ऐसे राजा हुए, बादशाह हुए, जिन्होंने असांप्रदायिक राज्य की अवधारणा को पोषित किया और ये प्रयास किया कि स्टेट में किस तरह से हमारे राज्य में, साम्राज्य में सभी धर्मों के अनुयायियों के लिए जगह है, उनके रीति रिवाजों के लिए जगह है, उनके त्योहारों के लिए जगह है और वो किस तरह से अपना जीवन यापन एक साझा संस्कृति के साथ जी सकते हैं और रह सकते हैं। इसलिए आगे हम देखते हैं कि उन्होंने गौ हत्या पर अकबर ने पाबंदी लगाई। ये भी माना जाता है कि अकबर गंगा का पानी पीता था, जो गंगा से पानी आता था। महाभारत, रामायण, योग वासिष्ठ और ये कितने अरबी फारसी के अनुवाद उन्होंने कराए और ये अनुवाद हुए। तो इस तरह से हम देखते हैं कि वे वही कालीन थे और ये अपनी बात कह रहे थे, लिख रहे थे, समाज को चित्रित कर रहे थे। इसलिए अबुल फजल थे, महाभारत की प्रस्तावना लिखते हैं, पंचतंत्र की कहानियों का अनुवाद करते हैं, आईने अकबरी राजा के गुणों और कार्यों का वर्णन करता है अबुल फजल। राजा कैसा होना चाहिए, प्रजा के प्रति उसका क्या दायित्व है। तो ये देखिए आप कि किस तरह की विरासत बनाने में इन लोगों ने योगदान दिया। नवरत्न जो थे उसमें बीरबल थे, टोडरमल थे, तानसेन थे, राजा मानसिंह थे। राजा मानसिंह जो हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप के खिलाफ अकबर का सेनापति था। महाराणा प्रताप का सेनापति एक मुसलमान था, ये हम सब जानते हैं। शिवाजी के यहाँ हम देखें कि किस तरह से मुस्लिम्स को बड़े ओहदे दिए गए थे। उनकी सेना में बहुत सारे मुसलमान थे जो उनको विजय दिलाते थे, उनका ध्यान रखते थे। इसी तरह से हम देखें कि दारा शिकोह किस तरह से इसमें अपनी भूमिका अदा करते हैं, इस साजी संस्कृति को बनाने में, इस कंपोजिट कल्चर को बनाने में। और जो दो महासागरों का मिलन और हिंदू और मुसलमान के मिलन की बात वो अपनी एक पुस्तक में कहते हैं, जो मजमा-उल बहरीन है और जो शिर्रे अकबर है। और शिर्रे अकबर जो पुस्तक है उसकी शुरुआत दारा शिकोह ओम श्री गणेशाय नमः से करते हैं। ये ऐसे तथ्य हैं जो अमूमन हमारे ध्यान में नहीं आते। ये ऐसे तथ्य हैं जो हमारी जानकारी में होने चाहिए, हमारी युवा पीढ़ी के सामने, हमारे विद्यार्थियों के सामने आने चाहिए, हमको जानने चाहिए। इसलिए इनकी ज़रूरत है। इसके बाद हम देखते हैं कि औरंगजेब के बारे में बहुत सारी बातें, मैं थोड़ी सी बात मुगल काल की और करूँगा। औरंगजेब के बारे में बहुत सारी बातें हैं हमारे बीच में और इतिहास में एक तरह से एक खलनायक की तरह उनको पेश किया जाता है और हम याद करते हैं। वाचिक परंपरा में और बहुत सारी चीज़ों में बहुत सारी ऐसी बातें आती हैं जिसको लगता है कि ये बहुत ख़राब बादशाह था। मगर औरंगजेब के बारे में अगर हम डीप स्टडी करें और उसको उनको देखें, उनके राजकाज को देखें, तो हम पाते हैं कि इलाहाबाद, उज्जैन, चित्रकूट, गुवाहाटी, इलाहाबाद के सोमेश्वरनाथ मंदिर, उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर, चित्रकूट के बालाजी मंदिर, गुवाहाटी के उमानंद मंदिर, उत्तर भारत के गुरुद्वारों को ये सहायता देते थे, इनकी मदद करते थे। उनकी जो छवि बनाई जाती है उसके ठीक उलट बहुत सारी बातें हमें इतिहास में मिलती हैं और वो इतिहास में नहीं, दस्तावेजों के रूप में मिलती हैं। वो संरक्षित हैं दस्तावेज, उनको हम देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, वो पढ़े गए हैं और लिखे गए हैं। इसलिए हम देखते हैं कि गुरु गोविंद सिंह, जिस सिख धर्म की हम बात करते हैं, उसमें मुसलमानों ने बहुत मदद की। स्वर्ण मंदिर
जो उनका पवित्र स्थान है, पूजा स्थल है, उसकी नींव एक मुसलमान ने रखी। टीपू सुल्तान को लेकर बीच बीच में बहुत सारे विवाद पैदा किए जाते हैं और उनके बारे में कहा जाता है, मगर लोग जानते हैं कि टीपू सुल्तान किस तरह से अपने किसी अभियान में जाने के पहले श्रृंगेरी के शंकराचार्य से आशीर्वाद लेकर के जाते थे, अपनी सेनाओं को क्या क्या हिदायत देते थे और क्या कहते थे वो। इसलिए हम कहते हैं कि हमारे जितने बादशाह हुए, राजा हुए, उन्होंने इस साझी विरासत को, कंपोजिट कल्चर को किस तरह से सहेजा, किस तरह से आगे बढ़ाया और उसको लगातार मजबूत किया, जो जंग आज़ादी के दौर में हमें हासिल हुआ और उसको हमने प्राप्त किया। आप जानते हैं कि शिवाजी के जो व्यक्तिगत सचिव थे वो मोदर हैलवी अली खान थे, तोपची इब्राहिम खान थे। शिवाजी को औरंगजेब की कैद से मदारी मेहतर जो मुसलमान था उसने कैद से आज़ाद करवाया था शिवाजी को। तो इस तरह हम देखते हैं कि औरंगजेब के बारे में, शिवाजी के बारे में ये तथ्य हमारे सामने आते हैं। और आप देखिए कि आचार्य चतुर्सेन जो क्या लिखते हैं औरंगजेब के बारे में, कि वह हिंदी का प्रेमी था, उसने हिंदी में काव्य रचना भी की तथा हिंदी कवियों का सत्कार भी किया। वृंद कवि को औरंगजेब 10 रुपया रोज देते थे। औरंगजेब की एक कविता जो ब्रज भाषा में है, मैं आपके सामने पढ़ना चाहूँगा कि ये वो लोग थे जो यहाँ की संस्कृति में, यहाँ के रीति रिवाज में, यहाँ के धर्म संप्रदाय जो भी लोग थे उनमें कितने रचे बसे थे, वो हिंदुस्तान को किस तरह से अपना मानते थे। औरंगजेब ने लिखा है, ये हिंदी कविता उनकी पढ़ रहा हूँ मैं। चरण धर धर मेरे ग्रह लालन, भये खाए आए मेरे, तन के दुख सब दूर गए, सुख आए मेरे नेरे। मृदंग बजावहु मंगल गावहु, मगन हो पाए, कर रही प्रथम ही जतन बहु तेरे। साह औरंगजेब अब मैं धन जन्म कर, मानत जब आखिन मन हेरे। और मैनेजर पांडे जी जो हिंदी के बड़े आलोचक हैं, उन्होंने जो इस तरह के राजा हैं, बादशाह हैं, उन्होंने उनकी ब्रजभाषा कविता को संपादित किया है, संकलित किया है और एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका मिली, लिखी है। इसको हम नहीं जानते थे कि ये ब्रजभाषा में रचनाएं करते थे, ये हिंदी में रचनाएं करते थे, ये हिंदुस्तानी में लिखते थे। ये चीज़ें हमारे सामने धीरे धीरे आ रही हैं, हमारे सामने आ रही हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ये एक रवायत थी जो हमें मिली और इसके साथ साथ त्योहार और मेलों ने बड़ी भूमिका निभाई इस कंपोजिट कल्चर को आगे बढ़ाने में, इस साझा संस्कृति को आगे बढ़ाने में। अब इसमें से कुछ बाकी है जिसका मैं जिक्र करना चाहूँगा, जिसमें दिल्ली में फूलों की सैर होती है। उस मेले को कभी आप देखें, उसमें किस तरह से हिंदू और मुस्लिम मिल करके और उसकी रस्में देखें, वो किस तरह की शुरुआत होती है। अवध के कैसरबाग में एक मेला होता है, वो कैसरबाग का मेला आप देखें। अहमद साहब वली के उर्स पर होने वाली जो परंपराएं हैं उन पर नजर डालें। ताजिए निकलने की परंपरा भारत के अलावा अन्य कहीं नहीं है, ये एक अनूठी परंपरा है। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि मेरा बचपन याद आता है कि बचपन में मैं हमीरपुर में अपने गांव में हमने देखा है कि वहाँ जो कुछ मुस्लिम परिवार थे जिनकी संख्या बहुत कम थी और एक बहुत ही कच्ची छोटी सी मस्जिद जिसमें वो नमाज अता करते थे। और जब ताजिए का समय आता था, ताजिए जब उठते थे, तो उसमें मेरे मोहल्ले के एक हिंदू व्यक्ति थे जो ढोल और ताशे बजाते थे और अपने गले में जब वो ढोल को टांग लेते थे
तो अंत तक ढोल किसी को वो देते नहीं थे। वो दृश्य आज भी हमारी आंखों के सामने आते हैं। ताजिए का बनना, सजना, उसका निकलना हम लोगों के लिए एक अलग उत्साह से भर देता था। ताजिए के नीचे से छोटे बच्चों को लेकर निकलना, मिन्नतें करना, ये जो दृश्य थे ये नहीं भूलते। बचपन का एक और दृश्य मैं आपको बताऊं जो मेरी याद में है, और मेरी उम्र ज़्यादा से ज़्यादा उस समय 8-10 साल की रही होगी, जब वहाँ आसपास के गांव, जो 12 गांव मुसलमानों के गांव हैं मौदाहा तहसील के, वहाँ के हमारे जो पिताजी और चाचा जी के साथी लोग आते थे। वो बैठक में, छत में नमाज अता करते थे और हम बच्चे लोग देखा करते थे। एक पूजा की स्थिति, और खड़े हो जाते थे और नमाज जब तक पढ़ी जाती थी तब तक हम लोग वहाँ देखते रहते थे। हमें अच्छा लगता था। वो रात में रुकते थे, उनका खाना बनता था, उनके जो उपनाम थे, शीर्षक थे या कहिए सरनेम थे, वो सरनेम मुखिया थे, लम्बरदार थे, क्योंकि वो काश्तकार थे, किसान थे। हम लोग जब गांव में थे तो हमने देखा है, और आज भी थोड़ा बहुत वो बचा हुआ है इस समय और ऐसे समय में, कि जब वो मिलते थे तो वो जयराम जी की करते थे और हम लोग चचा सलाम कहते थे। ये रवायत थी। पहनावे से आप नहीं कह सकते थे कि ये हिंदू है, ये मुसलमान है। कोई ऐसा, आज जब कपड़ों से लोगों को पहचानने की बात की जा रही है, हम ऐसे दौर में पहुंच गए हैं, तो वो भी दौर था जब कपड़ों से कोई नहीं पहचाना जाता था। मेल जोल से, एक दूसरे की मदद करते हुए, ये वो गांव थे, ये वो संस्कृति थी, ये वो रवायत थी जिसको हम आज यहाँ याद कर रहे हैं। एक विचार के रूप में साझी संस्कृति औपनिवेशिक काल में पनपा। हमारा साझापन तो काफ़ी पुराना है, जिसका मैंने जिक्र किया। बुद्धिज्म और जैनिज्म से लेकर के एक भारत में ही, हिंदुस्तान में ही एक धर्म की कट्टरता और वर्ण व्यवस्था के खिलाफ आप देखते हैं कि किस तरह की चीज़ें हुई, और एक बहुत बड़े तबके को हमने अपने से दूर रखा, छूत रखा, और उसको कभी सम्मान नहीं दिया, उसको कभी मनुष्य के रूप में हमने नहीं पहचाना। तो ये हमारा साझापन काफ़ी पुराना है, और दैनिक जीवन की चर्चा का हिस्सा ये साझी संस्कृति, ये विरासत 20वीं शताब्दी के आरंभिक वर्षों में बनती। और इसको सबसे पहला खतरा जो आता है, जिसको हिंदी साहित्य के इतिहास में हम स्वर्णकाल के रूप में याद करते हैं, उनकी रचनाओं कबीर के द्वारा, तुलसी के द्वारा, सूर के द्वारा, रहीम के द्वारा, जायसी के द्वारा, ऐसे बहुत सारे हिंदू मुस्लिम रचनाकार जिन्होंने हमारे समाज को, हमारी तकलीफ़ों को, हमारे भावों को अभिव्यक्ति दी, वो स्वर्णकाल कहलाया, और उसी रूप में आज हम पढ़ रहे हैं। मगर दूसरी तरफ इस औपनिवेशिक भारत में जेम्स मिल जैसे इतिहासकार हुए, जिन इतिहासकारों ने ब्रिटिश भारत का इतिहास लिखना शुरू किया, और उसमें फिर हिंदू और मुस्लिम काल के रूप में उसको चिन्हित किया, बांट कर देखा, और अतीत के संप्रदायीकरण की शुरुआत यहाँ से हो गई। और उन्होंने समझ लिया कि ये जो सैकड़ों साल पुरानी, हजारों साल पुरानी एक साझी विरासत है, अगर ये बनी रहती है, ये एक रहती है, तो हम हिंदुस्तान में बहुत दिनों तक सुरक्षित नहीं हैं, और बहुत दिनों तक हम ये नहीं कर पाएंगे, यहाँ शासन नहीं कर पाएंगे। इसलिए हिंदुओं और मुसलमानों के बीच मतभेदों को अधिक से अधिक जोर दिया गया। इसका भाषा, लैंग्वेज को आधार बनाया गया, धार्मिक रीति रिवाजों को आधार बनाया गया, एक समुदाय को तरजीह देकर दूसरे समुदाय को विभाजित किया गया, अंग्रेजी राज में महत्वपूर्ण भूमिका जो निभा सकते थे उनको साथ लिया गया, बाकी को छोड़ा गया।
सरकारी नौकरियों में आप देखते हैं कि दौड़ ने एक दूसरे के खिलाफ खड़ा किया इन लोगों को, और अंग्रेजों ने ऐसा किया। ये करते रहे, बार बार करते रहे। 19वीं सदी के अंत तक आत्म जागृत हिंदू और मुस्लिम अस्मिता एक असुविधाजनक सामान्य स्थिति बन गई और अंग्रेजों ने इसको बना दिया, असहज स्थितियां पैदा कर दी। और अंग्रेजों के खिलाफ जब भारतवासी लामबंद हुए तभी उन्होंने कई तरीके से फिर बांटना शुरू किया। आज़ादी की लड़ाई में, जंगे आज़ादी में हर धर्म, जाति, क्षेत्र, वर्ग के लोगों को हिस्सेदारी की। ये एक सामूहिक और कारगर लड़ाई थी, साझी लड़ाई थी, जिसको हमने बहुत मजबूती के साथ लड़ा। और साझी संस्कृति जिसमें बहुलतावाद प्रमुख हिस्सा था, उसको एकता के नाम पर बार बार छिन्न भिन्न करने की कोशिश की गई। आज मीडिया और सिनेमा में जिस साझेपन को हमारे सामने लाया जाता है, वो लगभग एक ही तरह की संस्कृति को हमारे सामने वो परोसते हैं और लाते हैं। सांप्रदायिकता जब फैलती है तो साझी संस्कृति की अवधारणा को बार बार तहस नहस करने की कोशिश की जाती है। सिनेमा ने मुस्लिम संस्कृति से, या मीडिया ने मुस्लिम संस्कृति से एक खास तरह की दूरी बना ली है और उसकी बहुत कम बात की जाती है। देवी प्रसाद मिश्र की एक कविता है मुसलमान, कभी वक्त मिले तो उसको आप पढ़िएगा। और जो साथी यहाँ पर हैं उनसे मैं कहना चाहता हूँ कि अगर मुसलमान नहीं होते तो क्या नहीं होता, क्या मेहराब होते, वो स्थापत्य होता, वो कला होती, वो संस्कृति होती, वो संगीत के घराने होते, वो स्वाद होता, वो खान पान होता। ऐसा बहुत कुछ है जो हमारे पास नहीं होता। हम एक रंगी होते, हमारी ये बहुलता नहीं होती, ये वैविध्य नहीं होता जो वैविध्य आज हमारी ताकत है। मैं चंपारण की एक घटना का जिक्र करना चाहता हूँ। आप सभी जानते हैं कि जंगे आज़ादी में साउथ अफ्रीका से जब गांधी लौटते हैं और भारत को देखने समझने के बाद जो सबसे पहला आंदोलन उनका होता था वो चंपारण आंदोलन है। उस आंदोलन के लिए निमंत्रण पर वो बिहार जाते हैं और बिहार में नील आंदोलन जब तेज होने लगता है, जो ये षड्यंत्र करता है कि किस तरह से गांधी को खाने में जहर दे दिया जाए, और वो खाने पर गांधी को आमंत्रित करते हैं। गांधी आते हैं, मगर जो खान सामा है उनके यहाँ, उनका नाम है बतख मियाँ। ये बतख मियाँ से कहा जाता है कि तुम गांधी को जहर दे दो, और ये बतख मियाँ ही हैं जो राजेंद्र प्रसाद वहाँ थे गांधी के साथ, उनको धीरे से ये इतला कर देते हैं कि गांधी को जहर दिया जा रहा है, और वो गांधी उसको ग्रहण नहीं करते हैं, उनकी जान बचती है। बाद में बतख मियाँ को जेल में डाल दिया जाता है, उनको अनेक तरह की सजाएं दी जाती हैं। गांधी का ये जो हम वतनी हैं, जो गांधी को मान लेता है कि यही हमारे नेता हैं, आज़ादी की लड़ाई के अगुवाकार हैं, उनकी वो जान बचाते हैं, ये हमारी साझी लड़ाई थी, ये हमारी साझी विरासत थी। जंगे आज़ादी में ये भरोसा था कि गांधी अगर आए हैं तो हम जीतेंगे और हमें गांधी की मदद करनी है। आप देखिए कि 1857 के पहले ही टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों से मोर्चा ले लिया था, और 1857 में तात्या टोपे, नानाजी पेशवा, बेगम हजरत महल, पृथ्वी सिंह, बहादुर शाह जफर, कुंवर सिंह, रानी लक्ष्मीबाई, ये सब साथ लड़े थे। और इनके लड़ने के साथ कितने हमारे ऐसे सिपाही थे, जाबाज सिपाही थे, मुसलमान भाई थे जो इनका साथ दे रहे थे, अगुवाई कर रहे थे। लक्ष्मीबाई की सेना में आप देखिए कि कौन कौन लोग थे जो मुसलमान थे, जो उनका साथ दे रहे थे उस लड़ाई में। इस साझेदारी को तोड़ने की हर कोशिश की गई।
हिंदू राजाओं को पड़ोसी मुस्लिम राजाओं के खिलाफ भड़काया गया। इसी के साथ साथ हम देखते हैं कि बांटने की एक और कोशिश हुई और 1800 में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की गई। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना के साथ ही उसमें दो अलग अलग मरकज बनाए गए, एक हिंदी का एक उर्दू का, और भाषाई आधार पर दो समुदायों को बांटने के लिए कहा गया कि आप हिंदी बनाइए जो संस्कृत निष्ठ हो और आप उर्दू बनाइए जो अरबी और फारसी से के साथ हो। तो इस तरह से ये जो एक साझी बुनियाद हमारी थी भाषाओं की, उसको खत्म करने की कोशिश की गई और जॉन गिलक्राइस्ट ने इसमें बड़ी भूमिका निभाई। आगे चल के इसको और गहरा किया गया, भाषा को धर्म से जोड़ दिया गया और इसको हवा दी गई। उर्दू को मुसलमानों की भाषा कह दिया गया और बंटवारे के ये जो पढ़े लिखे लोग थे, इन्होंने भी इसमें सियासत की। और देखिए आपकी सर सैयद अहमद खां और राजा शिवप्रताप सितारे हिंद, ये आमने सामने हो गए हिंदी और उर्दू को लेकर के, और इस तरह से एक भाषाई विवाद हमारे बीच आ गया। एक किताब का मैं जिक्र करना चाहूँगा इसमें कि लहू बोलता भी है। ये सैयद शाहनवाज अहमद कादरी और कृष्ण कल्की की किताब है जो चर्चा में है, और ये भारतीय राष्ट्र राज्य के निर्माण में हिंदुओं के साथ मुसलमानों की क्या भूमिका है, क्या योगदान है, इसको बहुत अच्छे तरीके से रेखांकित करती है। मुगलों के आने से मुल्क की सभ्यता और संस्कृति में बदलाव आए, साझी संस्कृति का निर्माण हुआ, ये बात मैं कह चुका। इतिहासकारों की एक दिक्कत रही कि उन्होंने मुसलमानों के योगदान को बहुत अच्छे तरीके से रेखांकित नहीं किया। 1857 की जंग में लगभग 1 लाख मुस्लिम मारे गए। ये जंग आज़ादी की बात है और ये दस्तावेजों में है। जो दस्तावेजों में नहीं आ पाया वो अलग बात है, वो नहीं है, ये संख्या और हो सकती है। आप जानते हैं कि कानपुर से फर्रुखाबाद के बीच सड़क किनारे जितने पेड़ थे उनमें उलेमाओं को फांसी दे गई। 14,000 उलेमाओं को सजाए मौत दे दी गई 1857 के समय। दिल्ली से चांदनी चौक से लेकर खैबर तक जितने पेड़ थे उनमें मुसलमानों को फांसी दी गई। जामा मस्जिद से लाल किले के बीच मैदान में नंगा करके उलेमाओं को जिंदा जलाया अंग्रेज सरकार ने। ये कुर्बानियां हैं। हम आज़ाद जो हुए हैं उस आज़ाद होने में ये कुर्बानियां हमने दी हैं। लाहौर की शाही मस्जिद में 80 मुसलमान को फांसी दी गई और लाशों को रावी नदी में फेंक दिया गया। ये कुछ तथ्य हैं जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। मैं सेलुलर जेल गया हूं पोर्ट ब्लेयर में, और जब मैंने वहां देखा कि कौन कौन लोग थे और उसमें शिलापट लगे हुए हैं, उनके नाम लिखे हुए हैं, मुझे हैरत हुई ये देख करके कि जो नाम यहाँ दर्ज हैं वो कभी इतिहास में या चर्चा में नहीं आते हैं, और कितने मुसलमान भाइयों के नाम हैं जो यहाँ दर्ज हैं। और काला पानी की सज़ा पाने वालों में लगभग 75% मुसलमान थे। सरेआम इनको 500 से 900 कोड़े मारे जाते थे, और उस समय कुछ लोगों ने जंग आज़ादी में मदद के लिए फतवे जारी किए, और वो जो फतवे जारी हुए उनमें मौलाना हुसैन अहमद मदनी हैं, जिन्होंने अंग्रेज सरकार के खिलाफ फतवा दिया कि अंग्रेज फौज में भर्ती नहीं होना है। उनके फतवे से हजारों युवाओं ने नौकरी छोड़ दी, जंग आज़ादी में शामिल हो गए। ये प्रभाव था उस समय, और मदनी को बाद में अंग्रेज सरकार ने फांसी दे दी। शाह अब्दुल अजीज नाम के जो व्यक्ति हुए हैं, मौलाना हुए हैं, उन्होंने 1772 में, बहुत पहले, अंग्रेजों के खिलाफ फतवा दिया। उन्होंने कहा अंग्रेजों को देश से निकालो, ये आवाज लगाई।
गदर पार्टी के सैयद शाह रहमत ने फ्रांस में भूमिगत क्रांतिकारी के रूप में काम किया। खुदाई खिदमतगार आंदोलन चला जिसमें कि खान अब्दुल गफ्फार खान, और उनके योगदान को तो आप सभी पढ़ते हैं। और मैं सेवाग्राम की एक बात करना चाहता हूं, वर्धा की। गांधी के आश्रम में, सेवाग्राम आश्रम में खान अब्दुल गफ्फार खान जब आते थे और गांधी ये जानते थे कि वो नॉनवेज खाते हैं, तो गांधी को देखिए कि उनके लिए आश्रम के बाहर दूसरे हिस्से में वो उनके लिए खाना बनवाते थे और उनको खिलाते थे। ये जो एक दूसरे को समझने, एक दूसरे के खान पान, कला, संस्कृति को समझने का जो जज्बा था, वो था। लाल कुर्ती आंदोलन को हम याद करें, इस तरह से हम देखते हैं कि नवाब सिराजुद्दौला से लेकर अशफाक उल्लाह खान, खान अब्दुल गफ्फार खान, टीपू सुल्तान, शहजादा फिरोज शाह, बेगम हजरत महल, मौलाना अब्दुल्ला शाह, मौलाना जफ़र अली खान, इन लोगों ने बड़ी शहादत दी है। इससे हमारी ये साजी विरासत बनी है। इसको हमें याद करना चाहिए, बार बार याद करना चाहिए। और जब ऐसी फिरकापरस्त ताकतें लगी हुई हैं कि हमको लगातार संकट में डालकर बांटा जा रहा है और ये कोशिश की जा रही है कि हम बटे रहें, कमज़ोर रहें, जिससे जो राजनीतिक सत्ता है वो उनके हाथ में रहे और हर तरह से समाज का शोषण होता रहे। भाषा संबंधी बंटवारे की नीति का जो जिक्र किया मैंने, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की बहुत बड़ी भूमिका है। आप जानते हैं कि गांधी के साथ साथ नेहरू के साथ उन्होंने बहुत अहम भूमिका निभाई और मुस्लिम लीग का एक जो कट्टरपन था और उसकी जो कट्टरता थी, उसके खिलाफ मौलाना आज़ाद जमकर खड़े रहे। उनकी आप भाषण देखिए, उनके लेखन देखिए, उनके पत्र देखिए, आप उनमें वो सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली, इन्होंने इस कंपोजिट कल्चर के लिए अपना सर्वोत्तम दिया और उनकी कुछ लाइनें आपके बीच में कहना चाहता हूँ। वो कहते हैं कि जब अंग्रेज नौकरी के लिए प्रलोभन दे रहे थे और सारे प्रलोभन दे रहे थे, हाली क्या लिखते हैं देखिए आप। नौकरी ले दे के अब ठहरी है औकात अपनी, नौकरी ले दे के अब ठहरी है औकात अपनी, पेशा समझे थे जिसे हो गई वो जात अपनी, अब ना दिन रहा अपना और ना रात अपनी, जा पड़ी गैर के हाथ में हर एक बात अपनी, जा पड़ी गैर के हाथ में हर बात अपनी, हाथ अपने दिले आजाद से हम धो बैठे, हाथ अपने दिले आजाद से हम धो बैठे, एक दौलत थी हमारी सो उसे खो बैठे। अंग्रेज हमसे क्या क्या छीन रहे थे, हमारे पास क्या था, कैसे वो बर्बाद हो रहा था। हाली ये कह रहे हैं साजी विरासत को बनाने में गालिब, अकबर इलाहाबादी, मीर तकी मीर का बहुत बड़ा योगदान रहा है। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद स्पष्ट शब्दों में उस समय कहते हैं, ये बताते हैं अपने मुस्लिम भाइयों को कि मुसलमानों को अगर कांग्रेस में शरीक होना चाहिए तो सिर्फ इसलिए कि फ़र्ज अदा करने का तकाजा यही है और इसका आधार आत्मविश्वास है, ना कि किसी ताकत की खुशामद या किसी ताकत से अंदेशा। इसलिए आज़ादी के बाद उन्होंने नेहरू के साथ जमकर काम किया, कंधा से कंधा मिला के काम किया और आज़ादी के आंदोलन के दौरान हिंदू मुस्लिम साझेदारी को हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग के रहनुमाओं से तोड़ने की बार बार कोशिश की, मगर वो कामयाब ही नहीं हुए और मौलाना आज़ाद इसमें हमारा साथ देते रहे। बस अपनी बात मैं समाप्त करने वाला हूँ, 2 मिनट और लूँगा। भारतेंदु हरिश्चंद्र
को हम पढ़ते पढ़ाते हैं और उनकी एक छोटी सी जो हिंदू मुस्लिम एकता की बात कर रहे हैं और ये 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में ये जो साझी विरासत थी उसको किस तरह से वो देखते हैं। वो कहते हैं कि अली खान पठान सुता स ब्रिज रस वाले, शेख नबी रस खान मीर अहमद हरि प्यारे, निर्मल दास कबीर ताज खां बेगम बारी, तानसेन कृष्णदास बिजापुर नृपत दुलारी, पिरजादी बीबी रास्तो पदरज नित सिरधारिये, इन मुसलमानन हरिजन पर कोटिन हिंदुन वारिये। इसको बार बार कोट किया जाता है, कहा जाता है। कहना ये है दोस्तों कि आज जिस माहौल में हम रह रहे हैं, इस माहौल में हमारी युवा पीढ़ी का चित्त विजय हो चुका है और ये ग्लोबलाइजेशन के दौर में वो अनेक प्रलोभनों में, अनेक तरह की कट्टरताओं में, अनेक तरह के उन्माद में फंस चुका है। जरूरी है इस तरह की बातें और आयोजन की हम बार बार उनको इस बातचीत के लिए कहें और अपने साथ ला करके ये जो हमारी साझी विरासत है, जो जंगे आज़ादी में कुर्बानियाँ दी गई हैं, इसको जो मिलजुल करके हमने गंगा जमुनी तहजीब बनाया है, जिसमें लिए सबका ख्याल है। एक बात अंत में कहूँगा मैं कि नेहरू 1952 में जब पहला आम चुनाव लड़ रहे थे तो नेहरू ने पूरे देश में यात्राएं की, लोगों के पास गए, रेलगाड़ी से गए, कार से गए, हेलीकॉप्टर से गए, पैदल गए, हाथी से गए और अपनी बातचीत करने के बाद अंत में वो ये बात कहते थे कि बताइए आपको कैसा हिंदुस्तान चाहिए, किस तरह का हिंदुस्तान आप चाहते हैं? आप एक रंग का हिंदुस्तान चाहते हैं या ऐसा चाहते हैं कि हिंदुस्तान ऐसा हो जिसमें हर रंग का फूल हो? गुलदस्ते जैसा हिंदुस्तान चाहते हैं। और आवाज आती थी कि हम गुलदस्ते जैसा हिंदुस्तान चाहते हैं जिसमें हर रंग का फूल हो। और आप देखिए कि आज़ादी के बाद, विभाजन के बाद ये था कि हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग को लगता था कि बहुत खून खराबा हुआ है, बंटवारा हुआ है, हिंदू मुस्लिम हुआ है, तो बहुत सारी सीटें हम जीत के आएंगे और बहुत हमारी लोकसभा में काफ़ी ताकत बनेगी। मगर जब रिजल्ट आता है तो नेहरू भारी बहुमत से एक गुलदस्ते जैसा हिंदुस्तान लेके हम आते हैं। आज जब नायकों को खलनायक में तब्दील किया जा रहा है, बार बार हमें औपनिवेशिक दौर के अंग्रेजों के बांटो और राज करो से हटाकर हमें उस दौर में ले जाया जाता है अतीत में, और तरह तरह की कहानियां गढ़ी जाती हैं और प्रचारित की जाती हैं। ऐसे दौर में अब बहुत ज़रूरी है कि बहुत समझदारी के साथ काम लें और वो हमारी जो साझी विरासत है, कंपोजिट कल्चर है, उसको ज़्यादा से ज़्यादा मजबूत करें, साथ आएं। निश्चित तौर पर ये कारवां बनेगा और एक बार फिर हम इस कट्टरता से, इस उन्माद से, इस गैर बराबरी से निजात पाने की कोशिश करेंगे और एक ख्वाब, एक सपना जो है हमारे लिए, जो प्रेमचंद का भी था, जो गालिब का भी था, जो मीर का भी था और हर बड़े रचनाकार का था, वो सपना हम पूरा करेंगे। मैं वांग्मय पत्रिका का, विकास प्रकाशन का, डॉक्टर फिरोज खान का और फिर डॉक्टर आनंद शुक्ल जी का एक बार फिर बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि मैंने जो कुछ फुटकर बातें आपके सामने रखी उनको आप जोड़ पाएंगे और कुछ आपको हासिल हो सकेगा।
आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।